सुबह सुबह मैं कॉलेज के लिए निकली ही थी कि विनय ने अपनी बाइक से मुझे टक्कर मार दी। मैं गिर पड़ी और मेरा हाथ टूट गया। वैसे तो मामूली सा फ्रैक्चर ही हुआ था, लेकिन नजदीक के हॉस्पिटल में प्लास्टर चढ़वाने के बाद से हाथ में तेज दर्द था। मैंने घर आकर दवाई ली, तब जाकर थोड़ा आराम मिला। घर आई तो मेरी दीदी सुजाता ने मुझसे कहा, जब सुबह तुम वो लाल वाला सूट पहनकर घर से निकली थी ना, तभी से मुझे तुम्हारे साथ किसी अनहोनी का डर था। और देखो मेरी बात सच निकली, तुम्हारा हाथ टूट गया। दीदी के कमरे से जाने के बाद मैं अपना टूटा हुआ हाथ लेकर बिस्तर पर लेटी हुई थी और बीते दिनों की याद में खोई हुई थी। मैं बचपन से भूत प्रेतों में विश्वास करती थी। मैंने अपने आसपास कई ऐसी औरतों को देखा था जिन पर किसी बुरी आत्मा का साया था। मेरे घर में मेरी माँ भी इन सब बातों को सच मानती थी, लेकिन मेरे पापा भूत प्रेत जादू टोना को बिल्कुल नहीं मानते थे। मेरे पापा फौज में थे। साल में कुछ ही हफ्तों के लिए वो घर आते और हम तीनों भाई बहनों से खूब सारी बातें करते। मैं जब भी उनसे भूतों के बारे में पूछती, वो मुस्कुरा देते और कहते कि ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये पढ़े लिखे नहीं होते, इसीलिए ये केवल अनपढ़ लोगों को ही तंग करते हैं और केवल अनपढ़ लोगों को ही नजर आते हैं। तुम खूब पढ़ाई करोगी तो कोई भूत तुम्हारे आसपास भी नहीं आ पाएगा। तब मैं केवल 12 साल की थी। मेरे पापा यही चाहते थे कि मैं किसी भी तरह इतना पढ़ लूं कि वो मेरी कामयाबी पर गर्व कर सकें, लेकिन मेरी कामयाबी को देखने के लिए उनके पास वक्त कहाँ था। मेरे पापा लद्दाख के बॉर्डर पर तैनात थे। कुछ समय बाद ही खबर आई कि ड्यूटी के दौरान ठंड लगने से उनकी मौत हो गई। मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं अपनी माँ की मझली लड़की थी। मुझसे बड़ी मेरी बहन सुजाता थी और मेरा भाई प्रमोद सबसे छोटा था। पापा के मरने के बाद माँ को पेंशन मिलने लगी, जिसके सहारे उसने हम तीनों भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पिताजी की मौत हुए अब 10 साल गुजर चुके थे। सुजाता दीदी ने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और मैं अपनी एमए की पढ़ाई के फाइनल ईयर में थी। मुझे लेक्चरार बनना था, इसीलिए मैं दिन रात किताबों में घुसी रहती। मेरा छोटा भाई बीटेक कर एक कंपनी में जॉब करने लगा था। भाई के जॉब पर लग जाने से माँ को बहुत राहत मिली। अब अपनी पेंशन की रकम को माँ सुजाता दीदी के शादी के लिए जमा करने लगी। मेरा छोटा भाई प्रमोद भी यही चाहता था कि सुजाता दीदी की किसी अच्छे घर में शादी हो जाए, लेकिन सुजाता दीदी क्या चाहती थी इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। विनय पड़ोस में ही रहता था। स्कूल के दिनों में विनय सुजाता को बेहद पसंद करता था। एक दिन विनय ने सुजाता को किस करने की कोशिश की। इस बात पर सुजाता ने विनय के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा दिया था और घर आकर प्रमोद से विनय की शिकायत भी कर दी। प्रमोद भी गुस्से में विनय के घर पहुंच गया और वहां विनय के घर वालों के सामने ही विनय की भारी बेइज्जती कर दी। इस घटना के बाद से ही प्रमोद और विनय की दोस्ती खत्म हो गई थी। जब दीदी ग्रेजुएशन में थी तब विनय जॉब करने लगा था और वो सुजाता दीदी को तभी भी प्यार करता था, लेकिन वो सुजाता के गुस्से को जानता था। जब भी वो सुजाता से दिल की बात करने की सोचता, उसे सुजाता के थप्पड़ याद आ जाते। इसलिए विनय सुजाता से मोहब्बत का इजहार करने की दोबारा कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। सुजाता जब भी कॉलेज के लिए निकलती, विनय उसे बस देखता रहता। मैं विनय के इन जज्बातों को नहीं जानती थी। मुझे तो यही लगता कि विनय एक बदमाश लड़का है। उसने दीदी को छेड़ा, इसीलिए दीदी ने उसे थप्पड़ लगा दिया। एक दिन सुबह सुबह जब उसने मुझ पर अपनी बाइक चढ़ाई तो मैंने भी उसके गाल पर कई थप्पड़ जड़ दिए। और जब विनय की बाइक से मेरा हाथ टूटने की खबर मेरे छोटे भाई प्रमोद को लगी तो वो सीधे विनय के घर गया और विनय को पीट कर आया। इस घटना के 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन मैं अपने ग्रेजुएशन के दाखिले के लिए अपनी स्कूटी लेकर कॉलेज के लिए निकली तो
रास्ते में मुझे विनय अपनी बाइक को घसीटता हुआ नजर आया। शायद उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी स्कूटी रोक दी और उससे पूछा, क्या हुआ, बाइक क्यों घसीट रहे हो? विनय ने कहा, बाहर खड़ी थी, किसी ने पेट्रोल चुरा लिया, इसीलिए रास्ते में ही बंद हो गई। अब पेट्रोल पंप तक इसे घसीट कर ही ले जाना पड़ेगा। मैंने कहा, विनय तुम बाइक सामने वाली दुकान के पास खड़ी कर दो और मेरी स्कूटी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पेट्रोल पंप पर ले चलती हूँ। वहाँ से तुम पेट्रोल ले लेना और फिर मैं तुम्हें यहाँ तक छोड़कर अपने कॉलेज चली जाऊंगी। विनय मेरी स्कूटी पर पीछे बैठ तो गया था, लेकिन मैं डर रही थी। तभी मेरे पीछे बैठे विनय ने मुझसे कहा, उस दिन तुमने सुजाता का वही लाल वाला सूट पहना था जो वो अक्सर पहना करती थी। मैंने तुम्हें सुजाता समझा और स्कूल की गलती के लिए माफी मांगने की खातिर मैंने तुम्हारे करीब आकर ब्रेक लगाया और तुम गिर पड़ी और मेरी बाइक से तुम्हारा हाथ टूट गया। मैं आज तक उस घटना के लिए खुद को माफ नहीं कर पाया हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। विनय की इस बात पर मेरा दिल पसीज गया। मैंने कहा, उस दिन की बात भूल जाओ विनय, मैंने भी गुस्से में तुम्हें बहुत मारा था, उसके लिए मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ। पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर जब हम वापस लौट रहे थे तब विनय ने मुझे अपनी दिल की बात बताई। बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बड़ी बहन सुजाता मुझसे नफरत करती है, लेकिन मैं उससे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। स्कूल में जो हुआ वो मेरी गलती थी। मैं अपनी उस गलती के लिए आज तक सुजाता से माफी नहीं मांग पाया हूँ। मेरी जॉब लग गई है, मैं जल्द ही बनारस छोड़कर हमेशा के लिए नोएडा जा रहा हूँ। आप उस व्यक्ति की अच्छाइयों को कभी महसूस नहीं कर पाते जिससे आप नफरत करते हैं। विनय से नफरत करने के चक्कर में मैंने कभी विनय को जानने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन अब विनय की बातों से विनय के बारे में मेरे सारे ख्याल बदल गए थे। विनय सुजाता से प्यार करता था, लेकिन सुजाता ने कभी विनय को समझा ही नहीं। शाम को घर के बाहर से मुझे लोगों का शोर सुनाई दिया। मैं घर से निकली तो देखा कि प्रमोद विनय के घर के बाहर खड़ा होकर विनय को गालियां दे रहा था। मैंने प्रमोद का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आई। विनय का गुस्सा प्रमोद ने मुझ पर निकाल दिया। मेरी माँ ने उससे पूछा कि आखिर आज विनय ने ऐसा क्या कर दिया जो वो इतना आग बबूला हो रहा है। प्रमोद ने गुस्से में कहा, कल तक वो बदमाश मेरी बड़ी बहन के पीछे पड़ा था, लेकिन अब वो सलोनी के पीछे पड़ा है। उस दिन विनय ने सलोनी का हाथ तोड़ा और आज हाथ में शराब की बोतल लिए वो सलोनी की स्कूटी पर बैठा था। मैं ड्यूटी से वापस आ रहा था, तब मुझे यह बात पता चली। मैं सीधे उसके घर गया और उसे पीट कर आया। प्रमोद की यह बात सुनकर मैं मुस्कुराई और उससे दिन की सारी बात बता दी, लेकिन मेरी बातों से उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। हम लोग काफी समय से बनारस में ही रह रहे थे। 3 साल पहले तक मेरी बहन घर में हम सब से खूब बातें किया करती थी। तब वह बनारस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही थी। घर से कॉलेज ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए सुजाता अपनी सहेलियों के साथ पैदल ही कॉलेज चली जाती। 3 साल पहले सुजाता ने एक दिन अचानक कॉलेज छोड़ दिया और तब से वह घर पर ही रहने लगी। पिछले 3 सालों में उसे लोगों से दिक्कत होनी शुरू हो गई थी, इसीलिए वो अब कभी भी भीड़ भाड़ में नहीं जाती थी। उसे दुनिया से कट कर रहना अच्छा लगने लगा था। घर में भी वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करती। ज्यादातर समय वो अकेले अपने कमरे में रहती। माँ को सुजाता दीदी के इस तरह सबसे दूर रहने की आदत से बेहद चिंता होती। 3 सालों में सुजाता पूरी तरह बदल गई थी। पूरे घर में सबको हंसाती रहने वाली सुजाता के चेहरे से हंसी गायब हो गई थी। मेरी माँ को तो पूरा यकीन था कि सुजाता के ऊपर किसी बुरी आत्मा का असर है, इसीलिए मेरी माँ ने न जाने कितने तांत्रिकों और बाबाओं से सुजाता का इलाज करवा दिया, लेकिन सुजाता पर कोई असर नहीं हुआ। मेरा भाई प्रमोद पापा की तरह ही था। वो ऐसी बातों को सिरे से खारिज कर देता था, लेकिन सुजाता दीदी की ऐसी हालत को देखकर वो भी दुखी रहने लगा था। सुजाता दीदी को लेकर हम सभी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। कल को उसकी कहीं शादी होगी तो वो कैसे अपनी ससुराल में
रह पाएगी। एक रात सुजाता के कमरे से तेज आवाजें आई। मैं दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उसे जगाया तो सुजाता के कमरे की आवाजों को उसने भी सुना और वो डर के मारे थर थर कांपने लगी। मैंने प्रमोद को आवाज लगाई, लेकिन तब अचानक सुजाता के कमरे की आवाजें बंद हो गई। मैं प्रमोद के साथ सुजाता के कमरे में पहुंची और उसके दरवाजे को खटखटाया। कुछ देर बाद सुजाता ने दरवाजा खोला और बोली, क्या हुआ सलोनी, इस वक्त तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, दीदी सब ठीक तो है ना? तुम्हारे कमरे से अजीब आवाजें आ रही थी, इसीलिए हम लोग डर गए। मेरी यह बात सुनकर सुजाता भी चौंक पड़ी। उसने कहा, मेरे कमरे की आवाजें तुम लोगों ने सुन ली, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दी, है ना कमाल की बात? यह तुम्हारा वहम है। जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। मैं बचपन से भूत प्रेत की कहानियाँ सुनते हुए बड़ी हुई थी। पापा सालों साल ड्यूटी पर होते तो माँ हमें रोज रात को भूतों के किस्से सुनाती थी, जिससे मुझे भूत प्रेतों पर पूरा यकीन हो गया था। जब भी पापा कुछ दिनों की छुट्टियों में घर आते, मैं उनसे भी आत्माओं के बारे में ढेरों सवाल किया करती, लेकिन मेरे पापा इन बातों को सिरे से खारिज कर देते। मैं तय नहीं कर पाती कि भूत प्रेत के बारे में माँ की बातें सही हैं या पापा की। इन बातों को लेकर मैं ग्रेजुएशन तक कंफ्यूज रही। जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंची तब मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ी और तब पापा की वह बात मुझे सही लगने लगी कि भूत प्रेत पढ़े लिखे लोगों से दूर भागते हैं। पापा का तो ये मानना था कि इस कायनात में इस तरह की किसी भी ताकत का कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन सुजाता दीदी इस वक्त जिस हालात से गुजर रही थी, उसे देखकर आत्माओं को जानने में मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। एक दिन मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ किताबों को ढूंढ ही रही थी कि वहाँ मुझे प्रोफेसर रजनीश दिखाई दिए, जो बनारस यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर थे। मैंने उनसे आत्माओं के बारे में सवाल किया तो उन्होंने मुझे एक किताब पकड़ा दी और बोले, यह किताब मेरे पापा ने लिखी है। उन्होंने 12 साल भूत प्रेतों और आत्माओं पर रिसर्च किया है। एक बार पढ़कर देखो, शायद तुम्हारे प्रश्नों का हल मिल जाए। मैं घर आई तो घर का सारा काम निपटाकर प्रोफेसर के पापा की वो किताब लेकर बैठ गई। जैसे जैसे मैं इस किताब की गहराइयों में डूब रही थी, मुझे मेरे पापा की बातों से यकीन कम होता जा रहा था। मैं जानती थी कि बचपन से मेरी माँ के सुनाए गए भूतों के किस्से झूठे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की शक्तियों का कोई वजूद ही नहीं। प्रोफेसर रजनीश के पापा की लिखी पूरी किताब को पढ़ने के बाद मुझे उनसे मिलने की चाहत हुई, ताकि मैं खुद से उनसे अपने कुछ सवालों का जवाब जान सकूं। इसीलिए अगले ही दिन मैंने प्रोफेसर रजनीश को फोन कर अपनी इच्छा जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि उनके पिता इस वक्त बनारस में ही हैं, चाहो तो आज ही बनारस कॉफी हाउस चली आओ, वहीं उनसे मुलाकात हो जाएगी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और घर से निकल गई। मेरा घर बनारस यूनिवर्सिटी के करीब ही था, इसीलिए मैं 10 मिनट में ही कॉफी हाउस पहुँच गई और थोड़ी देर के इंतजार के बाद ही प्रोफेसर साहब भी अपने पापा के साथ वहाँ पहुँच गए। कॉफी हाउस के एक कोने में हम तीनों एक टेबल के आसपास बैठ गए। कॉफी की एक घूंट के साथ ही मैंने प्रोफेसर साहब के पिता दीनानाथ जी से सवाल किया, क्या आपने अपनी आंखों से किसी आत्मा को देखा है? दीनानाथ जी ने कहा, हाँ, मैंने आत्माओं को देखा भी है और उनसे बात भी की है। क्या तुमने मेरी किताब आत्माओं का सच नहीं पढ़ी? मैंने उस किताब में अपने साथ हुई सारी घटनाओं को विस्तार से लिखा है। मैंने कहा, मैंने आपकी किताब पढ़ी तभी मुझे आपसे मिलने की इच्छा हुई। दीनानाथ जी ने कहा, आत्माएं हर तरफ होती हैं, हमेशा इनमें कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं और कुछ बुरी। जब तक बुरी आत्माओं को इंसान से खतरा नहीं होता तब तक ये आत्माएं इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन कुछ लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे बुरी आत्माओं को तकलीफ होती है और वो बुरी आत्माएं उस इंसान पर हावी होकर उसे परेशान करती हैं। मैंने कहा, क्या किसी इंसान को परेशान कर रही ऐसी किसी आत्मा से छुटकारा
छुटकारा पाया जा सकता है? दीनानाथ जी ने कहा, हाँ, किसी इंसान पर सवार किसी बुरी आत्मा से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए पहले ये जानना होगा कि वो बुरी आत्मा उस इंसान से क्या चाहती है। मैंने कहा, मेरी बड़ी बहन पर पिछले 3 सालों से किसी आत्मा का साया है। वो गुमसुम रहती है, किसी से बात नहीं करती और कभी कभी रात को उसके कमरे से अजीब सी आवाजें भी आती हैं। हम लोग उसे लेकर बहुत परेशान हैं। आपके पास कोई उपाय हो तो मेरी बहन पर से उस बुरी आत्मा के साये को किसी भी तरह उतार दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरी बात खत्म होते ही दीनानाथ जी सोच में डूब गए। तभी प्रोफेसर रजनीश ने मुझसे पूछा, तुम्हारी बड़ी बहन का नाम क्या है? मैंने कहा, सुजाता। सुजाता का नाम सुनते ही प्रोफेसर साहब चौंक गए। फिर उन्होंने पूछा, ऐसा कब से है? मैंने कहा, 3 साल से वो बीमार है, लेकिन उसे क्या बीमारी है ये कोई डॉक्टर नहीं पकड़ पाया। उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में थी और मेरी बड़ी बहन सुजाता ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी। 3 साल पहले वो 2 दिनों के लिए घर से गायब हो गई। उसने घर में बताया था कि कॉलेज में कोई फंक्शन चल रहा है, इसके लिए उसे 2 दिन हॉस्टल में ही रहकर फंक्शन की तैयारी में लगना होगा। 2 दिनों के बाद वो घर लौटी और तब से वह बिल्कुल बदल गई। उसे न जाने क्या हो गया कि उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और घर वालों से भी दूरी बनाकर रहने लगी। 3 साल हो गए, अब तो उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। मेरी बात पूरी होते ही प्रोफेसर रजनीश उठ गए और बोले, पापा की आज शाम की ही ट्रेन है, इसीलिए हमें अभी जाना होगा। तभी प्रोफेसर साहब के पापा दीनानाथ जी बोल पड़े, 5 मिनट रुको रजनीश, ट्रेन में अभी काफी वक्त है। अपने पिता की बात सुनकर रजनीश फिर से बैठ गए। दीनानाथ जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, देखो बेटी, मैं अभी तो गोरखपुर अपने गांव जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की खातिर 1 सप्ताह बाद ही लौट आऊंगा। मैंने दीनानाथ जी से उनका नंबर लिया और घर आ गई। दीनानाथ जी पर मुझे पूरा यकीन था कि उनके जैसा विद्वान आदमी ही मेरी बहन को ठीक कर सकता है। मैंने अपनी माँ को दीनानाथ जी से हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताया तो वो भी खुश हो गई, क्योंकि कई बाबाओं से सुजाता का इलाज कराकर अब माँ भी थक चुकी थी। अब हम दोनों माँ बेटी को दीनानाथ जी के गोरखपुर से बनारस लौट आने का इंतजार था। सबको खिलाने के बाद मैं अपने बिस्तर पर गई और दीनानाथ जी की किताब खोलकर पढ़ने बैठ गई। किताब के बचे खुचे पन्नों को पढ़ते पढ़ते रात के तकरीबन 2:30 बज चुके थे। मैंने किताब बंद की और सोने की तैयारी करने लगी। तभी सुजाता के रूम से फिर से अजीब आवाजें मेरे कानों तक आई तो मैं बेहद डर गई। मैंने इतनी रात को माँ को परेशान करना ठीक नहीं समझा। अपने छोटे भाई प्रमोद को जगाया और उसे लेकर मैं सुजाता के रूम की ओर बढ़ी ही थी कि मैंने एक परछाई को उसके रूम से निकलते हुए देख लिया। मैं चिल्लाई, तभी मेरे छोटे भाई को भी वो परछाई नजर आ गई। वो साया जैसे ही पिछले दरवाजे की ओर बढ़ा, मेरे भाई ने उस परछाई को दबोच लिया। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वो आदमी हम दोनों भाई बहनों के काबू में आ चुका था। हम लोग उसे लेकर उजाले की ओर आ ही रहे थे, तभी सुजाता दीदी तेजी से हमारे करीब आई और उसने उस आदमी को हमसे छुड़ा लिया। प्रमोद के हाथ से उस आदमी का हाथ छूटते ही वो पिछले दरवाजे से भाग निकला। हम दोनों भाई बहन अपनी बड़ी बहन के इस कारनामे को हैरानी भरी नजरों से देखते ही रह गए। तभी शोर सुनकर मेरी माँ भी अपने कमरे से बाहर निकल आई और हम तीनों भाई बहनों को आंगन में देखकर हैरान हो गई। माँ को इस तरह हैरान देखकर मैंने माँ से कहा, एक कुत्ता घर में घुस आया था, हम लोग उसी को भगा रहे थे। मेरे मुंह से यह बात सुनकर माँ की हैरानी कम हुई तो मैं उसे लेकर उसके रूम में चली गई और उसे बिस्तर पर सुलाकर मैं सीधे सुजाता के पास गई। वो रो रही थी और प्रमोद उसके पास ही बैठा हुआ था। मैंने सुजाता से सीधा सवाल किया, वो कौन था दीदी? दीदी कुछ न बोली और रोती रही। तब मैंने प्रमोद से कहा, प्रमोद तुम अपने कमरे में सोने जाओ। मेरी बात सुनते ही प्रमोद गुस्से में बोला, ये नहीं बताएगी, लेकिन मैं जानता हूँ वो कौन था। वो विनय था। कल सुबह मैं उसके घर जाकर उसके हाथ पांव न तोड़ दूं
तो मेरा नाम भी प्रमोद नहीं दीदी। इतना कहकर प्रमोद अपनी जगह से उठा ही था कि सुजाता बोल पड़ी, वो विनय नहीं था। प्रमोद ने कहा, तो वो कौन था, मुझे नाम बताओ। प्रमोद का यह सवाल सुनकर सुजाता फिर रोने लगी। मैंने प्रमोद से कहा, प्रमोद मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ। प्रमोद उठा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। प्रमोद के जाते ही मैंने वही सवाल दोबारा किया, दीदी तुम रोना बंद करो और बताओ कि वो आदमी कौन था। मुझ पर यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। सुजाता ने कहा, प्रोफेसर रजनीश। इतना सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कहा, इसका मतलब 3 सालों से तुम्हारा चक्कर प्रोफेसर रजनीश के साथ चल रहा है। सुजाता ने कहा, 1 महीना पहले ही प्रोफेसर रजनीश ने हमारी पिछले गली में मकान ले लिया है। उसकी बीवी बच्चे भी उसके साथ ही रहते हैं, इसीलिए वो रात में मुझसे मिलने आता है। मैंने अपना माथा पकड़ लिया। अब मुझे मेरे पापा की बातें बिल्कुल सच नजर आ रही थी। सुजाता पर किसी मरी हुई आत्मा का साया नहीं था, बल्कि पिछले कई सालों से रजनीश का जिंदा भूत उसके दिमाग में सवार था। मैंने पूछा, तो तुमने अचानक कॉलेज क्यों छोड़ा और पिछले 3 सालों से तुम इतनी अकेली क्यों रहने लगी हो? सुजाता ने कहा, कॉलेज में जाने के कुछ समय बाद ही मुझे हिस्ट्री के मेरे प्रोफेसर रजनीश से प्यार हो गया था। तब वो बनारस में किराए पे रहते थे। मैं उनके रूम में जाने लगी और एक दिन मुझे मालूम चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। यह बात जब प्रोफेसर की बीवी को पता चली तो वो बनारस आ गई और उसने अपने घर पर ही डॉक्टर को बुलाकर मेरा अबॉर्शन करवा दिया। मैं 2 दिन तक उनके रूम में ही रही और फिर मैं घर आ गई। प्रोफेसर रजनीश के पिता एक तांत्रिक हैं। उन्होंने रजनीश की बीवी के कहने पर उन 2 दिनों के दौरान कमरे में तंत्र साधना की और मुझ पर किसी बुरी आत्मा को डाल दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं घर से बाहर निकली या घर में किसी को बताया तो मेरे आसपास रहने वाली आत्मा मुझे और मेरे घर वालों को बर्बाद कर देगी। एक दिन मैं बगल वाली अपनी सहेली मंजू की सगाई में गई थी। उसी शाम उसकी होने वाली सास के मरने की खबर आई और मैं बेहद डर गई। तब से मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया और उस दिन जब तुम मेरा सूट पहनकर कॉलेज गई थी तब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारा हाथ टूट गया। इन्हीं सब बातों से मैं बेहद डर गई थी। मैंने कहा, दीदी मंजू की होने वाली सास पहले से ही वेंटिलेटर पर थी। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मंजू से उसके बेटे की सगाई हो जाए। जब उसकी माँ को अपने बेटे की सगाई की खबर मिली तो उसने गहरी सांस ली और मर गई। इसमें किसी आत्मा का क्या रोल था बताओ? और उस दिन मैंने आपका सूट पहना था। विनय को लगा कि मैं सुजाता हूँ। उसने मेरे करीब आकर ब्रेक लगाई ही थी कि मैं डर गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया और हम दोनों गिर पड़े। उसकी बाइक से मेरे हाथ में चोट लग गई और मैंने भी उसे जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। जब प्रमोद को यह बात पता चली तो वो भी विनय के घर जाकर उसे पीट कर आया। इतना ही नहीं, प्रमोद तो विनय के घर वालों से मेरे इलाज की पूरी रकम भी वसूल कर लिया। अब बताओ कि क्या वह एक्सीडेंट आत्मा ने किया था? मेरी बातों से सुजाता के अंदर बैठा 3 साल पुराना भूत निकल चुका था। मैं पूरी रात सुजाता से बातें करती रही। सुबह उठी तो देखा कि सुजाता पूरी तरह बदल चुकी है। उसके अंदर बैठाया गया भूत वाला डर तो खत्म हो चुका था। 3 साल बाद मैंने दीदी को खुश देखा था। मैं उसके करीब गई और बोली, प्रोफेसर धोखेबाज इंसान है। वो तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि तुमसे केवल अपनी हवस पूरी करता है। वो शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं। उनके रहते वो तुम्हें कभी भी नहीं अपना पाएगा। तुम उसकी जिंदगी में तो रहोगी लेकिन बीवी बनकर नहीं बल्कि रखेल बनकर। विनय तुमसे अब भी बेहद प्यार करता है। उसके जैसा लड़का तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाएगा दीदी। प्रोफेसर तो विनय के पाँव की धूल बराबर भी औकात नहीं रखता। तुम प्रोफेसर को अपने दिमाग से निकाल दो और विनय के हाथों को थाम लो दीदी। मेरी बातों का सुजाता पर गहरा असर हो रहा था। काफी देर तक वो सर नीचे किए सोचती रही, फिर बोली, विनय का नंबर है तुम्हारे पास? मैंने झट से विनय को फोन लगा दिया। उधर से आवाज आई, मैं विनय के पापा बोल रहा हूँ। आप कौन? मैंने कहा, मैं सलोनी बोल रही हूँ। मुझे विनय
से बात करनी है। विनय के पापा ने कहा। प्रमोद सुबह सुबह घर आया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि विनय कल रात तुम्हारे घर में घुसा था और प्रमोद ने मेरे बेटे विनय का सर फोड़ दिया। विनय इस वक्त प्रयाग हॉस्पिटल में है और तुम्हारे भाई प्रमोद को पुलिस पकड़कर ले गई है। विनय के पापा की बात सुनकर हम दोनों बहनों के होश उड़ चुके थे। मैंने अपनी स्कूटी निकाली और सुजाता को साथ लेकर सीधे प्रयाग हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर पहुंच गई। वहां विनय लेटा हुआ था। उसके सर में गहरी चोट आई थी। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसे तुरंत ब्लड की जरूरत थी। विनय के पापा ब्लड डोनेट करने ही गए थे। सुजाता और मैंने तुरंत ब्लड डोनेशन का फॉर्म भरा और हम दोनों बहनें ब्लड बैंक की ओर चल पड़े। ब्लड जमा कर जब वापस विनय के पास आए तब तक उसे होश आ चुका था। विनय के पापा विनय के ही तरह अच्छे इंसान थे। हम दोनों बहनों के ब्लड देने से उनका गुस्सा खत्म हो गया था। विनय जुबान से कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में हमने बहुत कुछ महसूस कर लिया था। तभी विनय के पापा उठे और हमसे बोले, मेरी कंप्लेन पर ही प्रमोद इस वक्त थाने में है। मैं थाने जाकर अपनी कंप्लेन वापस ले लेता हूँ, तब तक तुम दोनों यहीं बैठना। मैंने कहा, अंकल मैं भी तुम्हारे साथ थाने चल रही हूँ, तब तक विनय के पास सुजाता रहेगी। थाने पहुंचकर मैंने प्रमोद को सुजाता के ठीक होने की और विनय के निर्दोष होने की पूरी बात बता दी। विनय के पापा ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, जिसकी वजह से प्रमोद को पुलिस ने छोड़ दिया। 2 घंटे बाद हम लोग फिर से हॉस्पिटल में थे, जहां विनय के हाथों को अपने हाथों में लिए सुजाता बैठी हुई थी। सर पर गहरा जख्म होने के बावजूद विनय बेहद खुश नजर आ रहा था। मैं समझ गई कि इन 2 घंटों के दौरान दोनों के बीच मोहब्बत का रिश्ता कायम हो चुका है। विनय को लेकर प्रमोद की सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थी और वो अपने बचपन के दोस्त विनय को फिर से पाकर बेहद खुश था। 1 महीना बीत चुके थे। सुजाता और विनय की शादी के कार्ड छप चुके थे। एक कार्ड हाथों में लिए मैं पिछले गली में प्रोफेसर रजनीश के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। डोरबेल की आवाज सुनकर प्रोफेसर रजनीश ने दरवाजा खोला और मुझे सामने देख उसके होश उड़ गए। मैं कार्ड लिए सीधे उसके घर में दाखिल हो गई। प्रोफेसर की बीवी सुमन ने एक अनजान लड़की को अपने घर में घुसते देखा तो बोल पड़ी, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? मैं बिना इजाजत प्रोफेसर के सोफे पर जा बैठी और प्रोफेसर की बीवी की ओर देखते हुए बोली, मैं सुजाता की छोटी बहन सलोनी हूँ और सुजाता की शादी का कार्ड देने आपके पास आई हूँ। सुजाता को तो जानती ही होंगी ना? सुजाता का नाम सुनते ही प्रोफेसर की बीवी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोली, मैं कभी नहीं मिली सुजाता से। प्रोफेसर गुस्से में लाल होकर मुझे घूर रहा था। मैंने प्रोफेसर की ओर देखा और बोली, उस रात सुजाता से मिलने मेरे घर तुम ही आए थे ना? मेरी यह बात सुनकर प्रोफेसर ने पहले सुमन की ओर देखा, फिर मेरी ओर मुंह कर दोनों हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, सलोनी प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। तभी प्रोफेसर के पिता दीनानाथ भी वहाँ आ गए और मुझे अपने घर में देखकर बोले, सलोनी तुम यहाँ, तुम्हारी बहन अब कैसी है? मैं उसको ठीक करने बनारस आया हूँ। मैं गुस्से में मुस्कुराई और रजनीश से बोली, तुमने अपनी हवस की खातिर और तुम्हारे बाप दीनानाथ ने अंधविश्वास के नाम पर न जाने कितनी औरतों की जिंदगियों को बर्बाद किया है। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत और गवाह हैं कि तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही, बाकी का जीवन जेल में बीतेगा। मेरी यह बात सुनकर प्रोफेसर की बीवी सुमन झट से मेरे पैरों में गिर पड़ी, बोली, मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सलोनी, इन्हें माफ कर दो। मैंने कहा, इनके गुनाहों में तुम भी बराबर की गुनहगार हो। सुजाता को अपने घर में बुलाकर उसका जबरदस्ती अबॉर्शन करवाने वाली तुम ही हो ना? तुम तीनों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। सुमन अपनी गलती पर पछताते हुए रो रही थी और प्रोफेसर भी सर गड़ाए बैठा हुआ था। तभी दीनानाथ खड़ा हुआ और मेरे पैरों में गिरकर बोला, सलोनी एक गलती को ठीक करने के चक्कर में इंसान कई गलतियां कर बैठता है। सुजाता को अपने बेटे से दूर करने के लिए मुझे उसके सामने तंत्र मंत्र का नाटक करना पड़ा। हमने जो भी गलतियां की हैं उन सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी तंत्र मंत्र या आत्मा के
नाम पर किसी को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। मैं खड़ी हुई और प्रोफेसर के हाथों में सुजाता की शादी का कार्ड थमाते हुए बोली, 28 तारीख को सुजाता की शादी है, परिवार सहित शादी में आ जाना। सुजाता और विनय की शादी धूमधाम से हुई और शादी के अगले ही दिन विनय सुजाता को लेकर हमेशा के लिए नोएडा चला गया। कहानी से सीख, जिस समाज में अशिक्षा और गरीबी ज्यादा है वहाँ कोई खुश नहीं है। हर घर में क्लेश है, टेंशन है। ऐसे समाज में घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न की शिकार सबसे ज्यादा औरतें ही होती हैं। इन्हीं सब कारणों से कई प्रकार की दिमागी भूत पैदा होते हैं जो दिमाग से निकलकर शरीर पर सवार हो जाते हैं। इन्हीं भूतों को भगाने के लिए बाबाओं का बाजार तैयार है, जहां इलाज के नाम पर ठगी और शोषण के सिवा और कुछ नहीं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप